चलिए, तो आप सभी का स्वागत है हंस राज एकेडमी के नए यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग सीखेंगे कंप्यूटर के फंडामेंटल्स को। फंडामेंटल्स सबके लिए है। आप चाहे कोई भी कोर्स कर रहे हो, चाहे आप सीसीए कोर्स कर रहे हो या डीसीए कर रहे हो या एडीसीए कर रहे हो या सिर्फ कंप्यूटर का आपको बेसिक जानना है या किसी एग्जाम के पर्पस से आप पढ़ना चाहते हैं, ये सबके लिए काम आएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर का फंडामेंटल्स को जानते हैं और आ जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, जिसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है वगैरह वगैरह। उसके बाद उसके टाइप्स को जानेंगे, फिर उसके कंपोनेंट्स को जानेंगे, फिर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे और लास्ट में कीबोर्ड लेआउट के बारे में जानेंगे, जो कि ये इसमें से हर एक चीज इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ना ही लॉन्ग है और ना ही शॉर्ट है, मीडियम टाइप नोट्स है जो कि आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन देगा। चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर क्या है से, कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज अ कंप्यूटर। तो बहुत ही बेसिक सन इंफॉर्मेशन है जो लगभग आप सब कुछ जानते ही हैं, लेकिन एक डेफिनेशन के तौर पे देखना एक अलग बात है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो जानकारी को संग्रहित, संसाधित और प्रदर्शित डिस्प्ले करता है। ठीक है, कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो स्टोर करता है, प्रोसेस करता है और डिस्प्ले करता है किसको, इंफॉर्मेशन को। It helps us to do many things like typing, calculating, watching videos and using the internet, जो कि आजकल सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि द कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट, यानी कि गणना करना। तो कंप्यूटर वर्ड जो आया सबसे पहले कंप्यूट वर्ड से आया, जिसका मतलब होता है गणना करना, मतलब कैलकुलेट करना। ठीक है, आई होप बहुत बेसिक है, समझ रहे होंगे आप लोग। अब कंप्यूटर के फीचर पे आते हैं। फीचर का क्या मतलब है कि कुछ विशेषताएं, कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो जैसा कि आप लोग डेली बेसिस पे यूज करते हैं तो इतना तो समझ ही गए होंगे क्या विशेषताएं हैं। जैसे कि सबसे पहले हो गया हमारा स्पीड। कंप्यूटर बहुत ही फास्ट काम करता है, बहुत तेजी से कार्य करता है। ठीक है, उसमें एक्यूरेसी होती है, सटीकता होती है, मतलब कंप्यूटर गलती नहीं करता। अगर आप 2+2 लिखेंगे तो कंप्यूटर हमेशा ही 4 आपको दिखाएगा रिजल्ट, सटीक परिणाम देता है। ठीक है, मेमोरी, स्मृति, इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब आप अपने हार्ड डिस्क में या चिप में, पेन ड्राइव में सेव करके रख देते हैं तो बहुत लंबे समय तक वो डेटा रखता है। उससे वो इंसानों की तरह भूलने वाला कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं। अगर डिवाइस आपका जब तक खराब ना हो तब तक तो मेमोरी एज इट इज रहेगी। ठीक है, मल्टीटास्किंग, मतलब एक साथ बहुत सारे काम करना। अ कंप्यूटर कैन डू मेनी टास्क एट द सेम टाइम, कंप्यूटर एक साथ कई सारे काम कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ विशेषताएं हुई कंप्यूटर की। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ कंप्यूटर, यूज क्या है, तो एजुकेशन के फील्ड में यूज होता है, जहां हम ऑनलाइन लर्निंग के लिए, सीखने के लिए यूज करते हैं या टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए यूज करते हैं। ऑफिस वर्क में भारी मात्रा में यूज होता है, जितने भी कंपनीज हैं, ऑफिस प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, सब जगह रिपोर्ट बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन देने के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। एंटरटेनमेंट की दुनिया में मूवी देखने के लिए, गाने सुनने के लिए हम कंप्यूटर यूज करते हैं। कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, जिसमें ईमेल भेजना, वीडियो कॉलिंग करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, शॉपिंग के लिए भी यूज करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग आजकल तो सबसे ज्यादा आई थिंक एंटरटेनमेंट और शॉपिंग के लिए लोग यूज कर रहे हैं। चलिए, यूज ऑफ कंप्यूटर आई थिंक समझ गए होंगे, ऐसा कोई रॉकेट साइंस है नहीं। अब आता है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन किस बेस पे डिसाइड किया गया, तो मोस्टली टेक्नोलॉजी बेस पे। जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले जब कंप्यूटर बनाया गया, जिसको फर्स्ट जनरेशन कहा जाता है, ये 1940 से 1956 के अराउंड ऐसा एक माना जाता है। मतलब कि एग्जैक्ट डेट ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन 1955-56 के दौरान और भी बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो 1956 तक को पहली पीढ़ी कहा गया, मतलब फर्स्ट जनरेशन, जिसमें वैक्यूम ट्यूब यूज होता था। वैक्यूम ट्यूब आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं, बड़े बड़े रूम्स, मतलब एक रूम में एक कंप्यूटर हुआ करता था उस समय पे।
शीशे और ग्लास के बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुआ करते थे उस समय, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हुआ करता था और आम पब्लिक के लिए ये नहीं था। आम पब्लिक मतलब कि सब कोई इसे यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि एक तो बहुत खर्चीला था, दूसरा फुल एसी रूम चाहिए इसको चलाने के लिए। मतलब वो टेक्नोलॉजी ऐसा था जो आम आदमी के लिए है ही नहीं दूर दूर तक। ठीक है, इसके बारे में क्या क्या लिखा है? वेरी लार्ज एंड हैवी मशीन कंज्यूम्ड अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड जनरेटेड हीट, मतलब बहुत इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था और बहुत ही हीट देता था, तो एयर कंडीशनर चाहिए होता था इसको चलाने के लिए। प्रोसेसिंग इसका वेरी स्लो था, मतलब कि बहुत थोड़ा थोड़ा प्रोसेस करता था, मतलब कि 2+3=5 दिखाने में ये 2 मिनट ले लिया करता था। प्रोग्रामिंग इन मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज में इसकी प्रोग्रामिंग होती थी, जिसको हम 0 और 1 बोलते हैं। इस 0 और 1 को हम लोग एक और नाम से जाते हैं, जिसको बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज जो कि 0 और 1 के फॉर्म में होता है। कंप्यूटर सिर्फ यही समझता है, 0 और 1, उसके अलावा आज भी कंप्यूटर कुछ नहीं समझता है। इस पर भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, कंप्यूटर लैंग्वेज कैसे बिहेव करता है, कंप्यूटर चीजों को समझता कैसे है, उसके बारे में अपने आप में एक कंप्लीट वीडियो हो सकता है। फिलहाल हम लोग अपने बेसिक्स पे पहले स्टिक रहते हैं और उसे समझ लेते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एनिएक, यूनिवैक, एडवैक, ये सब उस समय के कंप्यूटर के नाम हुआ करते थे जब फर्स्ट टाइम कंप्यूटर बनाया गया था। तो ये उनमें से कुछ फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं सेकेंड जनरेशन पे। सेकेंड जनरेशन को माना जाता है 1956 से 1963 तक का, ये से दूसरी पीढ़ी का जनरेशन। इस जनरेशन के टाइम तक ट्रांजिस्टर आ चुके थे। ट्रांजिस्टर किट, जिसे हम लोग किट बोलते हैं, तो ये बड़े बड़े किट थे, जिससे आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर का साइज कितना छोटा हो गया पहले के मुकाबले में, बहुत ज्यादा छोटा हो गया। और अभी भी लेकिन एक बात था कि ये उससे अभी भी पब्लिकली अवेलेबल नहीं था ये कंप्यूटर। ठीक है, फास्टर और स्मॉलर था, हीट कम जनरेट करता था, एनर्जी कम कंज्यूम करता था, और इसमें असेंबली लैंग्वेज यूज होता था। ये भी एक तरह का लैंग्वेज है, जैसे कि आप C++, जावा ये लैंग्वेज देखते हैं, उसी तरह एक असेंबली लैंग्वेज भी है जो इस कंप्यूटर में यूज होता था। ठीक है, और ये मोर रिलायबल था, मतलब कि ये फर्स्ट जनरेशन के कंपैरेटिवली काफी आसान था और रिलायबल था। ठीक है, और IBM कंपनी ने सबसे पहले इसको बनाया था। IBM 41401 एक ये मॉडल था, और एक था CDC 1604। ये सब मॉडल अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का मॉडल बताइए। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें ये पूछा जाता है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन शुरू होता है लगभग 1964 से 1971 तक, तीसरी पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी में आप देख सकते हैं कंप्यूटर का साइज और छोटा होता चला गया। इसमें फ्लॉपी डिस्क यूज हुआ करता था। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड सर्किट IC आ गया उस समय, मतलब कि नैनो टेक्नोलॉजी यूज होने लगा। तो जो सेकेंड जनरेशन का जो ट्रांजिस्टर था, ट्रांजिस्टर कन्वर्ट हो गया IC में। ठीक है, तो ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, और ये इंपॉर्टेंट भी है कि कौन से जनरेशन में कौन सा टेक्नोलॉजी यूज होता है, ये याद रखिएगा। वो लास्ट में हम लोग कंक्लूड करेंगे उसको। मैनी ट्रांजिस्टर्स ऑन अ सिंगल चिप, मतलब एक ही चिप पे बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगाए जा सकते थे, क्योंकि IC बना लिया गया था उस समय नैनो टेक्नोलॉजी यूज करके। फास्टर प्रोसेसिंग हो गया था बहुत ज्यादा, और कंप्यूटर का साइज काफी स्मॉल हो गया था। ठीक है, ये क्या था कि अब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट करता था, जैसे कि कोबॉल हो गया, फोर्ट्रॉन हो गया, ये सब लैंग्वेज है, और इनको हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। ये जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, थर्ड जनरेशन तक पहुंच गए हम लोग। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज हुआ था, और थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हो रहा है, IC। अब हम लोग आते हैं, इसका यूज दिखाता है कि यूज इन बिजनेसेस एंड इंडस्ट्री में, तब जाके थोड़ा अफोर्डेबल हो गया था लोगों के लिए, तो बड़े बड़े बिजनेस और इंडस्ट्री में उसका भारी मात्रा में यूज होने लगा था IC चिप्स के कारण। ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया IBM 360, PDP-11, ये सब कुछ मॉडल्स थे जो उस समय सबसे ज्यादा फेमस थे और फर्स्ट टाइम बनाए गए थे ये। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन 1971 से अभी तक का मतलब ये है कि आप लगभग 2000 के करीब ले सकते हैं। इसका
टाइम 100% फिक्स नहीं होता कहीं पे, लेकिन फिर भी आप इसको मान सकते हैं क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर आ गया है, इसीलिए माइक्रो प्रोसेसर अभी रिसेंट बहुत ही हेवी यूज होता है कंप्यूटर्स में, टेक्नोलॉजी में, इसीलिए। ठीक है, तो 4th जनरेशन के कंप्यूटर में क्या यूज होता है? माइक्रो प्रोसेसर। ये जानने लायक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ऑल कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू ऑन अ सिंगल चिप, एक ही चिप पे सीपीयू के सारे कंपोनेंट आ जाते हैं। ये बहुत फास्ट है, पावरफुल है, अफोर्डेबल है, मतलब सब कोई अफोर्ड कर सकता है इसे, और ये पर्सनल यूज में आ सकता है। यहीं से राइज हुआ किसका? पर्सनल कंप्यूटर का, जिसको हम लोग पीसी बोलते हैं, जो हम अक्सर लैब में कंप्यूटर देखते हैं और सीखते हैं। ये पीसी इसी पार्ट में आता है। इसमें होम, स्कूल और बिजनेस के लिए जो कंप्यूटर यूज होने लगा वो सब 4th जनरेशन में आता है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर के कारण आम जनता तक पहुंचा, लैपटॉप, मोबाइल आदि संभव हुए। इसका एग्जांपल हो गया इंटेल 404, IBM पीसी, एप्पल का मैक। ठीक है, ये सब कुछ इसके मॉडल्स हो गए। इसको सिर्फ कहीं कहीं आप मैक भी देख सकते हैं, सिर्फ मैक लिखा हुआ आता है। ठीक है, अब आ जाइए 5th जनरेशन पे। 5th जनरेशन जो कि अभी लेटेस्ट जो हम लोग यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट से लेके फ्यूचर तक, अभी 5th जनरेशन ही माना जाता है। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रहा है इसमें, क्वांटम कंप्यूटिंग यूज हो रहा है, रोबोटिक्स में यूज हो रहा है। ठीक है, एआई का तो बात बात पे आप एआई आजकल सुनते हैं, वो हो गया। रोबोटिक्स में रोबोट का जमाना आ गया भारी मात्रा में। एलोन मस्क की कंपनी भी बहुत सारे रोबोट बना रही है। ये सब चीजें अभी 5th जनरेशन में ही काउंट हो रहा है। वैसे तो 6th हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी एक जनरेशन के अकॉर्डिंग अगर वैसे हम देखें तो इसमें स्मार्ट कंप्यूटर बहुत ज्यादा आ गए हैं, जो थिंक एंड लर्न लाइक ह्यूमन, जो इंसानों की तरह सोचते हैं और सीखते हैं। वॉइस, फेस और स्पीच रिकॉग्निशन आ गया है इसमें। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप वॉइस से अपना फोन और कंप्यूटर कंट्रोल करते हैं। आप फेस अनलॉक यूज करते हैं अपने लैपटॉप में और फोन में। स्पीच रिकॉग्निशन मतलब आप बोल के अपने मोबाइल और कंप्यूटर में आप टाइपिंग भी कर सकते हैं, आपको कीबोर्ड यूज करने की भी जरूरत नहीं है। ये डिसीजन ले लेता है और आउटकम्स को प्रेडिक्ट करता है। आउटकम प्रेडिक्ट करने का क्या मतलब है? जैसे वेदर फोरकास्टिंग में गवर्नमेंट यूज करती है कि बारिश होगा कि नहीं होगा, बादल आएंगे नहीं आएंगे, तो वो आउटकम को प्रेडिक्ट करता है। ठीक है, स्टिल इवॉल्विंग एंड डेवलपिंग, ऑब्वियसली अभी ये कंप्यूटर और इवॉल्व हो रहा है और अभी बहुत इवॉल्व होगा। ठीक है, इस पीढ़ी में कंप्यूटर स्वयं सीखने सोचने की क्षमता रखते हैं, है ना। सुपर कंप्यूटर इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, परम, पुगाकू, एआई असिस्टेंट में सीरी, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, ये सब सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो कि टेस्ला ने बनाया हुआ है, बहुत फेमस है आजकल, है ना। ये सब हमारा 5th जनरेशन कंप्यूटर के पार्ट में आ जाता है। चलिए आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में कई टाइप मिलेंगे, मतलब हम टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी देखेंगे, साइज के हिसाब से भी देखेंगे, और यूज के हिसाब से भी देखेंगे। मतलब अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को देखेंगे अभी। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट है हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर जो कि आप पर्सनली यूज करते हैं, घरों में देखा होगा आपने कंप्यूटर, और कंप्यूटर लैब में देखा होगा, जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं, जो कि डेस्कटॉप पे रखा जाता है, जो कि मेज पर रखा जाता है। ठीक है, इसमें मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, और ये सब अलग अलग लगे होते हैं। ये स्कूल में, ऑफिस में और होम में यूज होते हैं। आप फोटो देख के समझ सकते हैं कि इसी को डेस्कटॉप कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है डेस्कटॉप, यानी कि डेस्क के टॉप पे जो रख के यूज हो उसको डेस्कटॉप बोलते हैं। दूसरा है लैपटॉप, जो लैप के टॉप, लैप मतलब आप अपनी पैर पे, गोद में रख सकते हैं उसको, इसीलिए इसको लैपटॉप कहा जाता है। ये क्या है? स्मॉल होता है, पोर्टेबल कंप्यूटर होता है, जो कि कहीं भी आप इसको कैरी कर सकते हैं, उठा के ले जा सकते हैं। ठीक है, इसमें स्क्रीन, कीबोर्ड, टच पैड सब एक साथ रहते हैं। ठीक है, इस लैपटॉप वाले केस में ये ध्यान देना है। इसमें स्टूडेंट्स ये भारी मात्रा में यूज करते हैं, प्रोफेशनल्स यूज करते हैं, जो कि जॉब करने वाले लोग होते हैं, और ट्रेवलर्स भी यूज करते हैं। अगर आप घूम रहे हैं तो आप इतना बड़ा डेस्कटॉप लेके ऑब्वियसली घूम नहीं पाइएगा, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं? लैपटॉप यूज करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कौन कौन सा है। अब आया टैबलेट और स्मार्टफोन। इस आई थिंक आप लोग ने ऑलरेडी देखा होगा, ये सब जानते हैं, बेसिक चीजें हैं। टैबलेट एक टच स्क्रीन कंप्यूटर है, कीबोर्ड माउस नहीं होता है, उंगलियों से
या स्टाइलस से चलाया जाता है। स्टाइलस एक पेन को बोलते हैं जो कि पेन पैड के साथ में मिलता है, ठीक है। इसको हम पढ़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए और गेम खेलने के लिए सबसे ज्यादा यूज करते हैं, ठीक। और स्मार्टफोन, जो कि इसको आई थिंक बताने की आपको जरूरत नहीं है, आपके पॉकेट में ऑलरेडी पड़ा हुआ है ये, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, सर्वर पे आ जाते हैं। सर्वर क्या होता है कि ये भी कंप्यूटर का एक टाइप होता है, लेकिन ये नॉर्मल कंप्यूटर से थोड़ा डिफरेंट होता है। वेरी पावरफुल कंप्यूटर होता है और ये मैनेज करता है अदर कंप्यूटर्स और स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ये बहुत सारा डेटा को स्टोर करता है, मतलब कि एक सर्वर, एक आपके कंप्यूटर मान लीजिए आपका सीपीयू जिसमें आप अपना डेटा सेव करके रखते हैं, तो उसमें आप ज्यादा से ज्यादा 1 टीबी या 2 टीबी अपना स्टोरेज रखते हैं और उसमें अपने सारे फाइल को रखते हैं। लेकिन एक सर्वर के केस में ऐसा आप देख सकते हैं, आप यहाँ फोटो में ऐसा ऐसा हार्ड डिस्क, मतलब आप इमेजिन कीजिए कि 1 किलोमीटर का एरिया है और उस 1 किलोमीटर में इतने सारे हार्ड डिस्क रखे हुए हैं कि पूरे ऑल इंडिया का डेटा स्टोर हो रहा है। तो ये कितना डेटा स्टोर करता होगा। तो डेटा सेंटर्स में यूज होता है, बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट इसको और कंपनीज यूज करती हैं सर्वर को, ताकि वो भारी मात्रा में डेटा को स्टोर करके रख सकें और आपको जरूरत पड़ने पे सारा इंफॉर्मेशन निकाल के प्रोवाइड कर सके, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग अपने समरी टेबल पे आ जाते हैं। तो समरी टेबल में आपने देख लिया हमने कौन कौन सा टाइप पढ़ा, डेस्कटॉप पढ़ा, लैपटॉप पढ़ा, टैबलेट पढ़ा, स्मार्टफोन और सर्वर। ये सारा इंफॉर्मेशन आप याद रखिएगा, बहुत ही बेसिक है ये सब, कुछ हेवी नहीं है इसमें। अब साइज के अकॉर्डिंग आते हैं कि साइज और पावर के अकॉर्डिंग कितने टाइप के कंप्यूटर होते हैं। इसमें सबसे पहला है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर स्मॉल होता है पर्सनल कंप्यूटर, जो डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल, ये जो हमने देखा अभी, ये सब के सब माइक्रो कंप्यूटर के अंदर में आते हैं, जो कि होम, स्कूल, ऑफिस में यूज होता है। ये काफी स्मॉल साइज होता है, अफोर्डेबल होता है, यूजर फ्रेंडली होता है। इसमें इंटरनेट, गेम, एजुकेशन से रिलेटेड सारा काम आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए, आ गया डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फोन एक्सेट्रा, ठीक है। मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है। ये स्मॉल बिजनेसेस में यूज होता है और इंस्टीट्यूट में यूज होता है, ठीक है। मिनी कंप्यूटर उससे साइज में बड़ा होता है और इसे ज्यादा से ज्यादा लोग यूज कर पाते हैं, मतलब कि मीडियम साइज का होता है और मल्टीटास्किंग एबिलिटी होती है, मतलब कि माइक्रो कंप्यूटर पे कोई एक पर्सन काम कर सकता है, लेकिन मिनी कंप्यूटर पे आप देख सकते हैं 400 से 200 यूजर इस पे आराम से काम कर सकते हैं सेम टाइम पे। मतलब आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि एक सीपीयू है और उस सीपीयू से 10, 15, 20 डेस्कटॉप कनेक्टेड है और सब कोई एक साथ साइमल्टेनियसली काम कर रहा है, उसको मिनी कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक। इसका एग्जांपल्स में PDP-11, वैक्स सीरीज, ये सब कंप्यूटर का कुछ एग्जांपल है। आप इनको गूगल पे सर्च कीजिएगा तो मे भी आपको इसका एग्जैक्ट दिख जाए कैसा होता है ये। और ये स्मॉल कंपनीज में यूज होता है, जहां कंपनी के सारे ऑफिस को आपस में कनेक्ट करके रखा जाता है। यूनिवर्सिटीज में यूज होता है, जो कि एक यूनिवर्सिटी दूसरे यूनिवर्सिटी से कनेक्ट होती है, उनका सारा डेटा शेयर होता है। फैक्ट्रीज में यूज होता है। अब आइए मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम मिनी से भी बड़ा होता है, बहुत लार्ज पावरफुल सिस्टम होता है और हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ यूजर एक साथ यूज करते हैं इसमें, ठीक है। बड़े शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं जो भारी मात्रा में डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। ये लार्ज स्टोरेज वाले होते हैं, हाईली रिलायबल होते हैं, सिक्योर होते हैं और बैंकिंग वगैरह में, एयरलाइंस में और बिग इंस्टीट्यूशन में यूज होते हैं। एयरलाइंस नॉर्मल डेटाबेस यूज नहीं करती है, या बैंकिंग नॉर्मल डेटाबेस या नॉर्मल इंटरनेट यूज नहीं करती है। इन सारी कंपनीज का सारा सेटअप अपना पर्सनल होता है, इसीलिए इन सब में हैकिंग करना मुश्किल हो जाता है। ये भी एक कारण है, क्योंकि ये नॉर्मल जो पब्लिक इंटरनेट है और पब्लिक डेटाबेस है वो ये यूज नहीं करते हैं। इनके पास अपना अपना पर्सनल डेटाबेस सर्वर होता है और पर्सनल इंटरनेट होता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं इसके एग्जांपल में। IBM Z सीरीज एग्जांपल हो गया, यूनिवैक हो गया, ठीक, यूज्ड बाय, जो भी हमने देखा, बैंक, गवर्नमेंट एजेंसीज, रेलवे, इंश्योरेंस कंपनी, ये सब आते हैं। अब आते हैं सुपर कंप्यूटर में। सुपर कंप्यूटर एक्चुअली बहुत बड़े, बहुत पावरफुल और बहुत स्पीड वाले होते हैं, जो कि मोस्टली साइंटिफिक कैलकुलेशन में, साइंटिफिक काम में ही यूज होते हैं, ठीक है। सुपर कंप्यूटर आम कंप्यूटर नहीं होते हैं, ये साइंटिफिक यूज में मोस्टली लाए जाते हैं। ये परफॉर्म करते हैं ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस पर सेकेंड,
स्पेस रिसर्च में काम आता है, वेदर फोरकास्टिंग में काम आता है। वेदर फोरकास्टिंग मैंने अभी बताया था, जिसमें हम वेदर मतलब कि मौसम की जानकारी पहले ही आप देखते हैं कि आप देखते हैं आपके मोबाइल ऐप में बारिश होने वाला है कि नहीं, ये चीज पहले ही बता दी जाती है। किस दिन सूरज ज्यादा रहेगा, किस दिन सर्दी ज्यादा है, किसी दिन हवा ज्यादा तेज चलेगी, ये सब पहले कैसे पता चल जाता है? तो वेदर फोरकास्टिंग बोलते हैं उस चीज को। और ये सब संभव हो पाता है सुपर कंप्यूटर के थ्रू। ठीक है, डिफेंस में सुपर कंप्यूटर यूज होता है बहुत हेवी कैलकुलेशन करने में, प्रोग्रामिंग वगैरह करने में। बहुत महंगे होते हैं, आम आदमी के लिए बिल्कुल नहीं होते हैं, और इनको स्पेशल इन्वायरमेंट चाहिए होता है, बड़े बड़े रूम में इनको सेटल किया जाता है। ठीक, उदाहरण के लिए इंडिया में बना हुआ एक परम है सुपर कंप्यूटर, ये ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछता है एग्जाम्स वगैरह में। प्रत्यूष है, जापान में बना फुगाकू है, और समिट है यूएसए में बना हुआ। इसरो, डीआरडीओ, नासा, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, साइंटिफिक लैब, इन सब में इनका यूज सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, आप फोटो भी देख सकते हैं, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम जो कि अलमारी की लगभग अलमारी के बराबर होता है, और सुपर कंप्यूटर तो पूरे बड़े बड़े हॉल में लगाए जाते हैं। ठीक है, ये सब हो गया हमारा कंप्यूटर का टाइप, साइज और पावर के अकॉर्डिंग। यहाँ पे एक कंपैरिजन है जो कि आप दोबारा पढ़ लीजिएगा। माइक्रो, स्मॉल, लेस पावरफुल होता है, ज्यादा से ज्यादा एक यूजर। मिनी कंप्यूटर में बहुत 200 लगभग 200 तक, इसमें सैकड़ों यूजर हो सकते हैं, हजारों हो सकते हैं। और सुपर कंप्यूटर तो स्पेशलाइज होता है रिसर्च के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। टाइप्स अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग का क्या मतलब है कि एनालॉग भी कंप्यूटर होता है। एनालॉग कंप्यूटर जो कि कंटिन्यूअस डेटा को प्रोसेस करता है, और इसमें टेम्परेचर, प्रेशर, वोल्टेज, स्पीड, आप इसका एग्जांपल देखिएगा तो आपको समझ आएगा। एग्जांपल में जैसे कि थर्मामीटर हो गया, स्पीडोमीटर हो गया, जो बाइक में आपका स्पीडोमीटर होता है, नंबर वाला नहीं, जो सुई वाला होता है, जिसमें यहाँ पे एक सुई लगा होता है। ठीक है, वो सुई ऐसे ऐसे घूमता रहता है, स्पीड बढ़ाते हैं तो वो एक एनालॉग का एग्जांपल है। और डिजिटल में क्या होता है, आप स्क्रीन पे देखते हैं कि यहाँ पे 10 किलोमीटर ऐसे लिखा हुआ आता है, तो ये डिजिटल का एग्जांपल है, ये एनालॉग का एग्जांपल है। ठीक है, एनालॉग वोल्ट मीटर भी होता है, वोल्ट जो वोल्टेज बताता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी में यूज होता है। थर्मामीटर भी यूज करते हैं हम लोग एनालॉग। ठीक, और अभी डिजिटल थर्मामीटर भी आ गया है, लेकिन उससे पहले एनालॉग हुआ करता था। अब एनालॉग के बाद डिजिटल कंप्यूटर आ गया। डिजिटल कंप्यूटर में सारा इंफॉर्मेशन बाइनरी कोडेड होता है। ठीक है, और कॉमनली यूज है आजकल की दुनिया में, सबसे ज्यादा हाई स्पीड है, एक्यूरेसी इसका बहुत बढ़िया है, स्टोर करता है और डेटा को प्रोसेस करता है। और ये लॉजिकल और अरिथमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म करता है। लॉजिकल मतलब कि ग्रेटर देन इक्वल टू वाला कॉन्सेप्ट जो होता है लॉजिकल बोलते हैं। अरिथमेटिक में प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, ये सब अरिथमेटिक बोलते हैं। ठीक है, इसमें आ गया डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। कैलकुलेटर भी इसका एग्जाम्पल हो गया। हाइब्रिड कंप्यूटर भी होते हैं। हाइब्रिड में क्या होता है कि एनालॉग और डिजिटल इन दोनों को ओवरऑल मिला के बनाया जाता है। ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं, और इस एनालॉग की तरह स्पीड दे सकता है, लेकिन डिजिटल की तरह एक्यूरेसी दे सकता है। ठीक है, ये मेडिकल और इंडस्ट्रियल बड़े बड़े डिवाइसेज जो बनाए जाते हैं, जिसमें कैलकुलेशन भी होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी यूज किया जाता है, और साथ ही एनालॉग मीटर भी लगे होते हैं उसमें। ये बड़े बड़े इंडस्ट्री में यूज होने वाले सिस्टम है जो कि यूज होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं आईसीयू मेडिकल मशीन में यूज होता है, पेट्रोल पंप पर कंट्रोलर सिस्टम होता है, वो होता है, एमआरआई मशीन है, सीटी स्कैन मशीन है। इन सब में क्या होता है कि आप मशीन भी यूज करते हैं, एनालॉग कंप्यूटर भी होता है, और डिजिटल टेक्नोलॉजी भी साथ में यूज होती है। अक्सर हॉस्पिटल में भी, साइंटिफिक रिसर्च में और स्पेस प्रोग्राम में इन सब जगह पे यूज होता है। ठीक, इसका कंपैरिजन टेबल आप देख लीजिएगा एक बार खुद से, सेल्फ स्टडी। अब पहुंचते हैं हम लोग बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के बेसिक मूल घटक क्या हैं? A computer is made up of different parts that work together to perform tasks. These parts are mainly divided into three types. ये तीन पार्ट में, तीन प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से: इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं इनपुट डिवाइस क्या होता है। इनपुट डिवाइस आर यूज्ड टू एंटर डेटा, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, माइक्रोफोन हो गया, स्कैनर हो गया। इनसे होता क्या है, आप
डेटा कंप्यूटर में इनपुट कराते हैं। कीबोर्ड से आप टाइप करते हैं तो लेटर, नंबर, सिंबल्स ये सब कंप्यूटर में इंटर जाता है, मतलब बाहर से अंदर की तरफ गया। माउस से आप पॉइंट करते हैं, क्लिक करते हैं और मूव करते हैं आइटम्स को, तो ये भी एक तरह का क्या है, इनपुट डिवाइस है, याद रखिएगा इसको। माइक्रोफोन क्या करता है कि वॉइस को रिकॉर्ड करता है, मतलब वॉइस बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये माइक्रोफोन कैसा डिवाइस हुआ, हाँ इनपुट डिवाइस। स्कैनर क्या करता है, हम अपने प्रिंटर में अगर हमारे स्कैनर है तो हम वहां रखते हैं अपने डॉक्यूमेंट को, और वो स्कैन करके हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी बन जाता है ना। जो आपके पास पेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं हार्ड कॉपी, और वो बन जाता है जब कंप्यूटर में चला जाता है तो उसको बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, तो हार्डवेयर स्कैनर क्या करता है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है, तो ये भी एक तरह का क्या है, इनपुट डिवाइस है। उसके बाद सेकंड आता है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस का क्या मतलब होता है, जो हमें रिजल्ट देता है। ठीक है, जैसे मॉनिटर, मॉनिटर हमें क्या करता है, दिखाता है पिक्चर, वीडियोस वगैरह वगैरह, तो ये कभी भी फाइनल रिजल्ट दिखाने का ही काम करता है, तो ये आउटपुट डिवाइस हो गया। प्रिंटर क्या करता है, हमें प्रिंट करके देता है चीजों को, डॉक्यूमेंट्स को या फोटोज को। ठीक, तो प्रिंट करता मतलब सॉफ्ट कॉपी से, इसमें अपोजिट हो रहा है, आप देख सकते हैं इसमें सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी बन रहा है, मतलब कि पहले वो कंप्यूटर के अंदर था, उसके बाद वो बाहर निकल के पेज में आ गया, तो ये क्या हुआ, सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी बना, मतलब प्रिंटर हमारा ये काम करता है। तो प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर क्या करता है, स्पीकर प्ले करता है म्यूजिक को और साउंड को, मतलब कि अगर हमने म्यूजिक प्ले किया तो म्यूजिक पहले कंप्यूटर में होता है, जो कि कंप्यूटर में फाइल के फॉर्म में सेव रहता है, और वो स्पीकर में प्ले होता है तो बाहर साउंड के फॉर्म में निकल जाता है। तो स्पीकर क्या करता है, अंदर से कंप्यूटर के इंफॉर्मेशन को बाहर निकालता है, तो ये क्या हुआ, एक तरह का आउटपुट डिवाइस हुआ। ठीक है, अब सीपीयू को समझते हैं, जो कि थर्ड हमारा लास्ट पार्ट है कंप्यूटर के कंपोनेंट में। इनपुट डिवाइस समझ लिया आपने, आउटपुट डिवाइस समझ लिया। सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, सीपीयू को क्या कहते हैं जी, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, मतलब कंप्यूटर का दिमाग यही है, क्योंकि जो स्क्रीन होता है वो सिर्फ आपको रिजल्ट दिखाता है, कीबोर्ड सिर्फ इनपुट कराता है, माउस भी इनपुट कराता है, लेकिन सारा कैलकुलेशन, सॉफ्टवेयर को रखना, स्टोर करना और शो करना, ये सारा काम कौन करता है, सीपीयू। ठीक है, ये प्रोसेस करता है सारा इंस्ट्रक्शन, कंट्रोल और अदर पार्ट को। मेन पार्ट क्या क्या है सीपीयू का, एएलयू। एएलयू मतलब अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, मतलब जोड़ घटाव गुना भाग, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन का जितना काम है सब कौन करता है, आपका सीपीयू करता है। ओके, अब आते हैं सीयू, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, मान लीजिए कि कंट्रोल द वर्किंग्स ऑफ ऑल पार्ट्स, मतलब मान लीजिए कि हम एक शट डाउन बटन पे क्लिक करते हैं, शट डाउन बटन पे क्लिक किया तो हमारा सीपीयू जो है ऑफ हो जाता है, शट डाउन हो जाता है, तो हमने सॉफ्टवेयर यूज करके हार्डवेयर को भी बंद कर दिया। प्लस में कौन सा सॉफ्टवेयर कितना चलेगा, कितना देर नहीं चलेगा, किस सॉफ्टवेयर को कितना प्रायोरिटी देना है, जैसे कि आप वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, फोटोशॉप अगर सारे सॉफ्टवेयर एक साथ खोल देते हैं तो उसको मैनेज करने का जो काम करता है वो कंट्रोल यूनिट करता है, कंप्यूटर के सारे भाग को नियंत्रित करता है ये। ठीक है, तो कंप्यूटर के सीपीयू में मेनली दो पार्ट होते हैं, इसके अंदर भी होते हैं, वो थोड़ा हायर स्टडी में सीखा जाता है। बेसिक समझने के लिए इतना इंफॉर्मेशन आई थिंक काफी है कि आपको एएलयू और सीयू के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अब आइए स्टोरेज डिवाइस पे। तो कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक आप डेटा को स्टोर नहीं कीजिएगा फिर कंप्यूटर चलाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि कंप्यूटर चलता ही है विंडोज सॉफ्टवेयर से, और सॉफ्टवेयर कहीं ना कहीं वो स्टोर रहता है। ठीक है, तो स्टोरेज डिवाइस आर यूज्ड टू सेव डेटा फॉर फ्यूचर यूज। स्टोरेज डिवाइस भविष्य में डेटा को यूज करने के लिए सुरक्षित रखता है ये। ठीक है, जिसका एक एग्जांपल हार्ड डिस्क हो गया। हार्ड डिस्क में हम डेटा अपना रखते हैं, हमारे कंप्यूटर में होता है, और स्टोरेज डिवाइस के टाइप्स होते हैं जो हम लोग आगे देखेंगे। पहले ओवरऑल समझ लीजिए कि हार्ड डिस्क में हम डेटा अपना स्टोर करके रखते हैं। पेन ड्राइव भी आप यूज करते होंगे अक्सर, पेन ड्राइव में हम डेटा रखते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। सीडी और डीवीडी, इसका जमाना ऑलमोस्ट जा चुका है, अब यूज नहीं होता है, लेकिन ये भी स्टोरेज डिवाइस में काउंट होता है। मेमोरी कार्ड आज भी यूज होता है, लेकिन अब इसका भी यूज बहुत कम होता जा रहा है। इन सब का जगह अब किसने ले लिया है, पेन ड्राइव ने ले लिया है। ठीक है,
तो कंपोनेंट में आ गया मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क एक्सेट्रा। स्टोरेज डिवाइस में इसका एक और डेफिनेशन है यहाँ पे कि हम सेव स्टोर करने के लिए फाइल्स, प्रोग्राम, फोटोज, वीडियोस एक्सेट्रा एक्सेट्रा को स्टोरेज डिवाइस यूज करते हैं। अब ये क्या होता है ना कि मेनली दो टाइप का स्टोरेज डिवाइस होता है, जो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हम लोग पढ़ते हैं, वो हम आज सीख लेते हैं कि क्या क्या है इसमें। सबसे पहला है प्राइमरी स्टोरेज और एक है सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी में आता है रैम, इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रैम, राम नहीं बोलना है इसको, कंप्यूटर में रैम ही बोला जाता है। ये डेटा को स्टोर करता है ओनली व्हाइल द कंप्यूटर इज ऑन। यह कंप्यूटर के चालू रहते समय ही डेटा को स्टोर करता है, बिजली बंद होते ही यह डेटा हट जाता है। इसको एक और नाम से जाना जाता है जो हम लोग आगे देखेंगे, इसको बोलते हैं वोलाटाइल। ऐसे पूछता है कि रैम वोलाटाइल है कि नॉन वोलाटाइल है। नॉन वोलाटाइल बोलते हैं सेकेंडरी को और वोलाटाइल बोलते हैं प्राइमरी को, ठीक है। तो रैम वोलाटाइल होता है, इसका मतलब होता है कि ये बिजली के बंद होते ही डेटा इसका क्या होता है, लॉस हो जाता है। मतलब जब तक कंप्यूटर चल रहा है तब तक रैम में डेटा स्टोर रहेगा, कंप्यूटर बंद होते ही रैम का डेटा गायब। और रैम आपने देखा होगा कि रैम अगर कंप्यूटर में या मोबाइल में अगर कम है, अगर 2 GB का सिर्फ रैम है तो वो मोबाइल या कंप्यूटर काफी स्लो चलेगा। अगर इसी को हम 8 GB कर देते हैं तो बहुत फास्ट चलता है। तो ऐसा होता क्यों है समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि एक लेन का रोड है और एक लेन के रोड में हमें गाड़ी, बहुत सारी 4 व्हीलर गाड़ियां चल रही हैं, तो एक गाड़ी इधर से आ रही है और एक गाड़ी इधर से आ रही है, बड़ी मुश्किल से एडजस्ट होके दोनों पास होगी, ठीक है। तो इस एडजस्टमेंट के कारण और स्लो के कारण मान लीजिए कि ये 2 GB का है, एक सिंगल लेन का रोड है, तो ये 2 GB का रैम मान लीजिए आप इसको, जहां एक गाड़ी दूसरी गाड़ी काफी प्रॉब्लम से एक दूसरे से पास हो रही है, तो सॉफ्टवेयर के चलने में ऐसी दिक्कत होती है जैसे यहाँ गाड़ियों के चलने में दिक्कत हो रही है। अब मान लेते हैं कि हम एक काफी बड़ी रोड बना देते हैं, उसमें 3 अलग अलग सेक्शन बना देते हैं, एक इधर से आने वाली गाड़ियों के लिए, एक इधर से जाने वाली गाड़ियों के लिए और एक पैदल चलने वाले लोगों के लिए, ठीक है। तो इस केस में देखिए अब सारी गाड़ियां कितनी स्मूथ चलेंगी, इधर से सारी गाड़ी आराम से पास हो जाएगी, इधर से सारी गाड़ियां आराम से पास हो जाएगी और पैदल चलने वाले लोग भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो ये इसको आप मान लीजिए क्या, तो 8 GB का रैम फॉर एग्जाम्पल। मतलब कि हमने क्या किया कि लेन ज्यादा प्रोवाइड कर दिया सॉफ्टवेयर्स के चलने के लिए, और ये प्रोवाइड करता है हमारा कौन, रैम। रैम हम जितना ज्यादा रखते हैं हमारा कंप्यूटर उतना ही फास्ट चलता है। कुछ ज्यादा है इसलिए हमने इसको, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, इसको इग्नोर कर दिया जाए। अब आते हैं सेकेंडरी स्टोरेज पे। तो सेकेंडरी स्टोरेज का मतलब होता है कि परमानेंट स्टोर करना। परमानेंट स्टोर मतलब क्या, जैसे हार्ड डिस्क जो होता है, यहाँ आप देख सकते हैं हार्ड डिस्क परमानेंट स्टोरेज के अंडर में आता है, जो कि लॉन्ग टाइम तक स्टोर करता है। मतलब ये रैम की तरह तुरंत बंद, मतलब बिजली जाते ही इसका डेटा गायब नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और हार्ड डिस्क को समझ लेते हैं कि हार्ड डिस्क क्या होता है कि बिल्ट इनसाइड द कंप्यूटर, ठीक है, इन कंप्यूटर के अंदर लगा होता है, बहुत सारा डेटा स्टोर करता है, सॉफ्टवेयर, फाइल, गेम सब स्टोर करके परमानेंट रखता है ये, ठीक है। हार्ड डिस्क ड्राइव जो है परमानेंट है और ये नॉन वोलाटाइल है, ऐसे पूछता है ये एज एग्जांपल में, इसीलिए ये वर्ड याद रखिएगा आप, नॉन वोलाटाइल, ओके। एसएसडी आजकल काफी यूज हो रहा है, जो कि बेहतर है हार्ड डिस्क के मुकाबले में, ठीक है। एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव इसको बोलते हैं, ये काफी फास्टर है, रिलायबल है, किसके, हार्ड डिस्क के मुकाबले में, ठीक है। और ये मॉडर्न जितने भी लैपटॉप और कंप्यूटर आते हैं उनमें यूज होता है, मतलब टेक्नोलॉजी वाइज काफी इंप्रूव्ड है। हार्ड डिस्क के मुकाबले में एसएसडी यूज होता है। आजकल आप कभी भी लैपटॉप लेने जाइएगा तो वो उसमें एसएसडी ही देता है, और अगर नहीं देता है तो एसएसडी वाला ही लीजिएगा, क्योंकि हार्ड डिस्क वाले के कंपैरिजन में एसएसडी वाला लैपटॉप कभी भी फास्ट होता है, ठीक है। अब आते हैं पेन ड्राइव। पेन ड्राइव पोर्टेबल यूएसबी डिवाइस होता है, काफी छोटा सा होता है, जो आप पॉकेट में लेके घूम सकते हैं और अपना सारा डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करके ले जा सकते हैं, ठीक है, जो कि आप यूज करते होंगे रेगुलर बेसिस पे, नहीं करते होंगे तो जरूर करके देखिएगा। मेमोरी कार्ड क्या होता है जी, तो मेमोरी कार्ड
मोबाइल में यूज होता है, कैमरा में और टैबलेट में ये सब यूज होता है डेटा स्टोर करने के लिए। ये तो डेफिनेटली देखा होगा आपने। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीडी और डीवीडी ये सर्कुलर डिस्क होता है, आपने देखा ही होगा, मार्केट में मिलता है। अब तो बहुत कम मिलता है, लेकिन सीडी डीवीडी का जमाना चला गया, अब यूएसबी यूज होता है उसके जगह पे। क्लाउड स्टोरेज क्या होता है? क्लाउड स्टोरेज होता है ऑनलाइन स्टोरेज यूजिंग द इंटरनेट, जैसे गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, ये सब ऑनलाइन डेटा स्टोर करने वाले लोकेशन है। और भी बहुत सारे हैं ऐसे अवेलेबल, जहां आप डिजिटली अपना डेटा ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं और जब मन तब वहां से रिट्राइव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए इंटरनेट का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और ये डेटा आप कहीं से एक्सेस कर सकते हैं, मतलब आपको पेन ड्राइव लगा के घूमने की कोई जरूरत नहीं है। अगर गूगल ड्राइव यूज कर रहे हैं, इसका मतलब कि आपके वो जीमेल से कनेक्टेड है। अपने जीमेल का आईडी और पासवर्ड डालिए, और दुनिया के किसी भी कोने में है, आप आईडी पासवर्ड डालिए, आपका गूगल ड्राइव में जितना डेटा होगा सब सामने आ जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन स्टोर होता है, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं इसको। कंपैरिजन टेबल एक बार स्टडी कर लीजिएगा खुद से, शॉर्ट याद करने का शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, अब आते हैं हम रैम को थोड़ा और डिटेल में देख सकते हैं कि रैम क्या होता है जी। तो एक वर्किंग मेमोरी है कंप्यूटर का। ठीक है, वर्किंग मेमोरी मतलब क्या कि ये कंटिन्यू काम करता रहता है जब तक कि कंप्यूटर चल रहा है। कंप्यूटर बंद होता है तो रैम बंद हो जाता है, जो हमने जस्ट अभी देखा। लॉस हो जाता है इसका डेटा अगर कंप्यूटर बंद होता है तो। फॉर एग्जाम्पल बोल रहा है कि व्हेन यू टाइप इन MS वर्ड द टेक्स्ट इज स्टोर्ड इन रैम अंटिल यू सेव द फाइल, मतलब आप MS वर्ड ओपन करते हैं और इसमें कुछ कुछ टाइप करते रहते हैं। ठीक है, तो जब तक ये आप फाइल को सेव करके बंद नहीं कर देते हैं तब तक ये रैम में चलता रहता है, रैम में स्टोर होता है वो। ये बात समझे आप, रैम कैसे यूज होता है? तो रैम जब जब आपका कंप्यूटर चल रहा है तो उस समय आपने MS वर्ड ओपन किया और MS वर्ड में कुछ टाइप करना शुरू किया। टाइप करते समय वो जो सारा डेटा स्टोर होता है और वो जो MS वर्ड का जो विंडो आप देख रहे हैं जो चल रहा है अभी आपका, जैसे कि ब्राउजर चल रहा होगा या यूट्यूब का एप्लीकेशन चल रहा होगा, तो वो जो यूट्यूब का एप्लीकेशन आपका चल रहा है वो कंटिन्यू रैम यूज कर रहा है वो चलने के लिए। ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर चलते समय रैम को क्या करता है, यूज करता है। अब देखिए मैंने बोला था आएगा, यहाँ पे आ गया वर्ड। रैम क्या है? एक वोलाटाइल मेमोरी है, मतलब क्या होता है, इसका उड़ जाता है, इसका फ्यूज उड़ जाता है अगर आप बिजली को बंद करते हैं तो। इसके बाद आता है रोम। रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, मतलब कि ये रीड ओनली होता है, मतलब कैन नॉट बी चेंज और रिटेन इजिली, मतलब इसको बार बार आप बदल या लिख नहीं सकते हैं। जैसे कि रैम में क्या होता है कि आपने कंप्यूटर बंद किया और वो उड़ गया, लेकिन रोम क्या होता है कि रोम के केस में वो उसको वोलाटाइल बोलते हैं। वोलाटाइल का मतलब क्या है कि सॉरी नॉन वोलाटाइल होता है ये। ठीक है, ये देखिए रोम क्या है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। और नॉन वोलाटाइल का क्या मतलब होता है कि ये परमानेंट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। इट कंटेन्स परमानेंट इंस्ट्रक्शन। जब भी कंप्यूटर स्टार्ट होगा, बूटिंग होगा, प्रोसेस होगा, बूटिंग मतलब कंप्यूटर ऑन होने को बूटिंग होना बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल रोम स्टोर्स द बायोस। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, बायोस क्या होता है, कंप्यूटर जब आपका ऑन होता है ना, आपने कभी कभी वो ब्लू स्क्रीन देखी होगी, ब्लू स्क्रीन देखी होगी जिसमें सेटिंग वगैरह चेंज करते हैं हम लोग ओपन करके, उसको बायोस बोलते हैं। वो कंप्यूटर का सबसे बेस सॉफ्टवेयर है जो विंडोज जिस पे इंस्टॉल्ड रहता है। ठीक है, तो रोम क्या है जी, एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। अब एक बड़ा ही छोटा सा सिंपल सा इंटरेस्टिंग मेमोरी आता है जिसको कैशे मेमोरी बोलते हैं। कैशे, ये इसका प्रोनाउंसिएशन लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, आपका जो मन वो कीजिए, कैश बोलिए, कैशे बोलिए। ठीक, स्मॉल एंड वेरी फास्ट मेमोरी होता है जो सीपीयू के पास लगाया जाता है। ये भी उसकी तरह रैम की तरह इसका भी डेटा उड़ जाता है, इसका भी फ्यूज उड़ता है, ये गजनी की तरह बात बात पे भूल जाता है। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है इसका काम, मतलब आप अगर हायर स्टडीज में पढ़िएगा तो इसका अपने आप में एक पूरा चैप्टर हो जाता है। ये बहुत छोटा होता है, बहुत ही तेज होता है, बहुत ही फास्ट इंफॉर्मेशन इधर से उधर ट्रांसफर करता है। मतलब एक जगह से इंफॉर्मेशन दूसरे जगह ले जाना है अगर, तो कैशे मेमोरी टेम्पररीली उसको स्टोर करता है और फटाक से ट्रांसफर कर देता है। इट स्टोर फ्रीक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन टू स्पीड अप द प्रोसेसिंग, मतलब कि स्पीड चलाने के लिए। मान लीजिए कि हमने MS वर्ड फर्स्ट टाइम ओपन किया है, ठीक है, हमने MS वर्ड को
पहली बार ओपन किया तो कंप्यूटर थोड़ा समय लेता है उसको ओपन करने में, लेकिन अगर आप सेकेंड टाइम ओपन करते हैं तो वो तुरंत ओपन होता है, एकदम तुरंत, फटाक से। आप ऐसा ब्राउजर के केस में भी देख सकते हैं, अपने मोबाइल में अक्सर किसी ऐप के केस में भी देख सकते हैं। तो जब स्टोर बेसिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है और प्रोसेसिंग तेज हो सके, उसके लिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग काम करता है। इसको कैश मेमोरी बोला जाता है। यूज्ड टू रिड्यूस द टाइम सीपीयू टेक्स टू एक्सेस डेटा, मतलब कि सीपीयू द्वारा डेटा एक्सेस करने में समय कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका कि ये समय को कम कर देता है, क्योंकि थोड़ा सा डेटा ये स्टोर करके रखता है ताकि जो हमारा इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रहा है वो तुरंत हो जाए। ठीक है, टाइप भी है, टाइप भी समझ लेते हैं रैम के और रोम के। रैम में अलग अलग टाइप हो जाता है, जो कि एक वोलाटाइल मेमोरी है, हमने देख लिया, इसके बारे में ऑलरेडी जान लिया हमने। टाइप में आ जाता है एस रैम, मतलब स्टैटिक रैम, ये फास्टर होता है और थोड़ा महंगा होता है डी रैम के मुकाबले में। तो डी रैम क्या होता है जी? तो डायनेमिक रैम, जो कि नीचे है। स्टोर्स डेटा यूजिंग फ्लिप फ्लॉप, डजंट नीड रिफ्रेशिंग। फ्लिप फ्लॉप आप नहीं जानते होंगे, आपने नहीं सुना होगा अगर आप कंप्यूटर फील्ड से बिलोंग नहीं करते हैं तो। फ्लिप फ्लॉप मतलब एक डिजिटल नहीं, एनालॉग स्विच होता है, जिसमें ऐसे समझ लीजिए कि एक तरफ प्लस है और माइनस है, और इस यहाँ पे कैसे ऐसे है, इधर किए तो ऑफ हो गया बटन और इधर किए तो ऑन हो गया। मतलब ऑफ ऑन करने में, ओवर आसान भाषा में हम समझ सकते हैं कि ऑफ और ऑन करने में ये डेटा यूज होता है। इसको हम लोग फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं, और कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट होता है ये। ठीक है, कैशे मेमोरी में यूज होता है स्टैटिक रैम, ठीक है, जो कि सीपीयू के पास लगा रहता है। ठीक, इसका यूज कहाँ है जी? कैशे मेमोरी। ठीक, टी रैम क्या होता है? डायनेमिक रैम होता है। डायनेमिक रैम का थोड़ा स्लोअर होता है और थोड़ा सस्ता होता है इस रैम के मुकाबले में, और इसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत होती है, और ये मेन मेमोरी में यूज होता है, जो कि रैम में ही यूज होता है। ठीक है, आगे आ जाइए। और यूज्ड इन सिस्टम रैम, मतलब वो वाला जो आपका था वो कैशे में यूज होता था, लेकिन ये सिस्टम रैम में यूज हो रहा है। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग अदर वेरिएंट्स ऑफ डी रैम। डी रैम के भी अलग अलग टाइप है। वैसे तो उतना इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी है, लेकिन अगर आप एग्जाम पर्पस से जानना चाहते हैं चीजों को तो जान लीजिए, आगे काम आ सकता है। जनरल नॉलेज में ये सब चीजें काम नहीं आती हैं, एग्जाम पर्पस से काम आ जाती हैं। जैसे कि सिंक्रोनस डी रैम होता है, जो कि सीपीयू के क्लॉक के साथ सिंक रहता है, फास्टर होता है काफी। और डीडीआर होता है, डीडीआर होता है डबल डेटा रेट, जो कि रैम का ही पार्ट होता है। ट्रांसफर डेटा ऑन बोथ राइजिंग एंड फॉलिंग एज ऑफ क्लॉक, मतलब राइजिंग और फॉलिंग ये टेक्निकल टर्म है जो कंप्यूटर में यूज होता है। जो जब हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं तो वो रिसीव करता है, ठीक है, और रिजल्ट दिखाता है उस केस में। ठीक है, मॉडर्न पीसी जो लैपटॉप में ये यूज होता है डीडीआर। आप लैपटॉप खरीदने जाइएगा तो DDR4, 5 ये सब ये पूछता है कि कौन सा डीडीआर चाहिए आपको। तो आप कभी भी लेटेस्ट डीडीआर का कंप्यूटर लीजिए, इससे क्या होता है कि काफी लेटेस्ट है और ये फास्ट करता है कंप्यूटर का ऑपरेशन। ठीक है, रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी, जो कि नॉन वोलाटाइल होता है। नॉन वोलाटाइल का क्या मतलब है कि ये परमानेंट स्टोर करता है, याद रखिएगा। नॉन वोलाटाइल का क्या मतलब है? परमानेंट स्टोर करता है। ठीक है, यूज टू स्टोर बूटिंग इंस्ट्रक्शन एंड फर्मवेयर। बूटिंग इंस्ट्रक्शन मतलब क्या? कंप्यूटर का ऑन होने का जितना स्टेप है, जितना प्रोसेस है, उसको हम लोग बूटिंग इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। और फर्मवेयर वो मेन सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के बैकग्राउंड में चलता है। रोम के भी टाइप होते हैं। पी रोम यानी कि प्रोग्रामेबल रैम, इसको दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है। वंस प्रोग्राम कैन नॉट बी चेंज, एक बार प्रोग्राम हो गया तो ये चेंज नहीं होगा। ईपी रोम होता है एक, जिसको बोलते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, मतलब कि इसका जो प्रोग्राम हमने लिखा था उसको दोबारा इरेज करके फिर लिख सकते हैं, इसीलिए इसको इरेजेबल कहा जाता है। इरेजेबल मतलब, इरेज मतलब मिटाना, है ना। तो यूवी लाइट यूज करके, टेक्नोलॉजी यूज करके इसमें इसका डेटा इरेज किया जाता है और दोबारा इस पे लिखा जाता है। ये दोबारा रीप्रोग्राम्ड हो सकता है आफ्टर इरेजिंग, मतलब कि अल्ट्रावायलेट लाइट से मिटाया जा सकता है और फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है। आगे आ जाइए। वो ईपी रोम था और ये ईपी रोम है, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ये इरेज हो सकता है या रिटर्न हो सकता है इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब उसमें क्या यूज हो रहा था? यूवी लाइट, लेकिन इसमें क्या यूज हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी।
यूज्ड इन मॉडर्न बायोस चिप्स, मॉडर्न बायोस चिप्स में ये यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकली डेटा को स्टोर करने के लिए और दोबारा रीराइट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप इसका समरी देख सकते हैं। एस रैम डी रैम फास्ट होता है, वो उससे स्लो होता है। फास्टर डी रैम का वेरिएंट है। पी रोम है यानी कि प्रोग्राम है। अब ये वोलाटाइल का केस देखिए क्या है कि एस रैम वोलाटाइल होता है, मतलब डेटा इसका उड़ जाता है। डी रैम का भी उड़ जाता है, एस रैम का भी उड़ जाता है, लेकिन रोम में तीनों में डेटा नहीं उड़ता है, ये परमानेंट डेटा को स्टोर करके रखते हैं। रजिस्टर भी एक टाइप होता है मेमोरी का, जो कि बहुत छोटा होता है और फास्ट होता है। सीपीयू में अंदर इसको लगाया जाता है। ठीक है, ये इमीडिएट इंस्ट्रक्शन और डेटा को होल्ड करता है, मतलब कि तुरंत कुछ देर के लिए रख के, जैसे कैश मेमोरी अभी हमने देखा था, ये लगभग कैश मेमोरी की तरह काम करता है और इमीडिएट इंस्ट्रक्शन देता है, तुरंत काम करने के लिए तत्काल निर्देश देता है। ठीक है, रैम मेमोरी टाइप में सबसे पहला हो गया रैम, फिर हो गया रोम, फिर कैशे मेमोरी। स्पीड ऑफ द सीपीयू एक्सेस वोलाटाइल होता है, हाँ। रोम वोलाटाइल नहीं होता है, रजिस्टर वोलाटाइल होता है, हाँ। ठीक है, इमीडिएट इंस्ट्रक्शन को हैंडल करता है कौन? रजिस्टर। कैशे मेमोरी क्या करता है? सीपीयू के एक्सेस को स्पीड करता है। रोम क्या करता है? स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन को रखता है। ठीक है, अब स्टोरेज की बात की हमने, तो स्टोरेज में कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर होता है वो बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट के फॉर्म में होता है, और इसके आगे भी है, लेकिन इतना इंफॉर्मेशन फिलहाल काफी है। एक बिट जो होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने का, जिसको 0 और 1 के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, 0 और 1 अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, बाइनरी बोलते हैं उसको। ठीक है, बाइनरी, जिसको 0 और 1 बोलते हैं, या तो ऑन ऑफ, मतलब 0 का मतलब जनरली होता है ऑफ, अब 1 का जनरली मतलब होता है ऑन। मतलब हार्डवेयर जो कि रजिस्टर के फॉर्म में, छोटे छोटे रजिस्टर्स या फ्लिप फ्लॉप के फॉर्म में होता है, वो ऑफ हुआ तो कंप्यूटर 0 समझेगा, अगर वो ऑन हुआ तो कंप्यूटर 1 समझेगा, और ये स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, जिसको हम लोग एक बिट बोलते हैं। 1/8 बाइट क्यों बोल रहा है? मतलब कि 8 बाइट, मतलब ऐसा ऐसा 8 बिट मिलता है ना, तो एक बाइट बनता है। ये बात समझी? एक बिट इज इक्वल 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट, यहाँ लिखा हुआ देखिए। ठीक, अब उससे थोड़ा सा बड़ा, मतलब 1024 बाइट को जब हम मिलाते हैं तो हमारा 1 केबी बनता है। आपने देखा होगा कंप्यूटर में फाइल सेव कीजिएगा तो केबी में फाइल दिखता है, अगर छोटा फाइल होता है तो आप नोटपैड का कोई फाइल सेव करके देखिएगा, वो 10 केबी, 20 केबी, 25 केबी में फाइल दिखता है। या आप ऑनलाइन फॉर्म भरते होंगे तो देखा होगा, वो बोलता है कि 10 केबी से 50 केबी या 50 केबी से 100 केबी के बीच में आपको फाइल का साइज रखना है, तो वही किलोबाइट बोलते हैं उसको। ठीक है, ये 1024 बाइट्स के बराबर होता है, ये लगभग 1000 कैरेक्टर को रखने की क्षमता रखता है। 1024 केबी मिल के 1 एमबी बनाता है। ठीक है, और अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा मैथमेटिकली तो उसमें इतने बाइट्स आएंगे। वही 1024 एमबी मिलता है तो 1 जीबी बनता है। 1 जीबी में लगभग इतने बाइट्स आते हैं, और ये 1 घंटा का एचडी वीडियो रख सकता है 1 जीबी, और 1 एमबी रख सकता है 1 मिनट का MP3 ऑडियो। वहीं पे 1024 जीबी जब होता है तो उसको टेराबाइट बोलते हैं, यानी कि 1 टीबी। आजकल लैपटॉप खरीदने जाइएगा तो 1 टीबी या 2 टीबी का लैपटॉप जनरली आपको मिलता है, तो वो टीबी का मतलब यही होता है। टीबी मतलब क्या कि 1024 जीबी, इतना टीबी के बराबर होता है। ठीक, इतना बाइट होता है इसमें, बाइट बहुत लंबा है, ये इकाई दाई सैकड़ा कौन करेगा बैठ के। बस इतना समझ लीजिए कि 250 फुल एचडी मूवी आ जाएगा इसमें, बहुत सारा मूवी देख लीजिएगा आप, ज्यादा मूवी मत देखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें ऐसे एक शॉर्टकट है कि केबी सबसे स्मॉलेस्ट होता है, छोटा, फिर एमबी, फिर जीबी, फिर टीबी। याद रखने के लिए, क्या मुन्ना गरीब था, KMGT। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक हो गया हमारा याद रखने का तरीका। ओके, अब आगे आ जाते हैं। सीपीयू को और डिटेल में, हमारा पूरा का पूरा चैप्टर है सीपीयू के बारे में।